नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक जी, और हम लोग जरा बात करेंगे आज वेस्ट बंगाल में। कारण ये कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो राजनीति लगातार चल रही है, तब तक चलेगी जब तक 4 तारीख को नतीजे नहीं आएँगे। लेकिन पहले फेज़ 2 फेज़ में इलेक्शन हो रहा है, आप सबको पता है। तमिलनाडु में भी आज शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा 150 से ज्यादा सीटों के लिए। ये 150 सीटें और पहला फेज बंगाल में किसकी सरकार आ रही है, कौन सत्ता से जा रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, या बदलाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तय कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए खेतीहर जमीन है ये 152 सीटें। तो क्या है माहौल सीट टू सीट एरिया वाइज? और आप सबको पता है कि अभिषेक जी के पास ग्राउंड की बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। कुछ मेरी यात्रा के बाद भी मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, और पहला इनपुट मेरा यही है। दिन का पहला वीडियो भी आपने देखा है, विस्तार से हमने बात किया है। अभिषेक भाई, पिछले 80-82 घंटों में बंगाल बोल नहीं रहा है। हम लोग शुरुआत में कह रहे थे कि बोल रहा है, इशारा कर रहा है, अब तो चिल्ला रहा है। बा बिल्कुल प्रखर रूप से चिल्ला रहा है पहले फेज के बाद। कैसे देखते हैं आप पहले फेज की वोटिंग? क्या ये तय कर देगा कि कौन आ रहा है और जा रहा है कौन? विदाई एक ही की होनी। अभिषेक जी। सर, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप सर, बंगाल में जब कल्याण बनर्जी कल भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना और बोला कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं को ये लोग अरेस्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, बाप रे बाप। अभी शो शुरू होने से पहले मैंने बोला ना, अरे मेरे सर के 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे टेंशन हो गया। सर, किसी की सत्ता जा रही है, बना बनाया सिंडिकेट जा रहा है, बना बनाया वो करप्शन का बिजनेस मॉडल ध्वस्त होने जा रहा है। उसके ऊपर चिंता की लकीरें थोड़ी ना होगी। वो चिंता में डूबा हुआ है, और चिंता और चिता में फर्क ही कितना है सर? एक बिंदु का तो फर्क है, बाकी कहां कोई फर्क है। बंगाल इसलिए अब बोल रहा है क्योंकि आपने भी वीडियोस चलाए ही होंगे, दिखाए ही होंगे कि जहां सेंट्रल फोर्सेस जा रहे हैं, लोग आरती दिखा रहे हैं। एक जो फाउंडेशन है, एक जो बॉन्ड बनाया है सेंट्रल फोर्सेस, इतना बड़ा तबका एकदम पहुंचा, 2500 से अधिक यूनिट पहुंच गई। सोचा था इन्होंने 700-800 आएगा। इतने में तो 1000 में तो पिछली बार 8 फेज के चुनाव हो गए थे। इस बार 2 फेज के चुनाव है। पूरा बंगाल छावनी बना हुआ है, तो गुंडई करने का स्कोप नहीं मिल रहा है, बदमाशी करने का स्कोप नहीं मिल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। और फर्स्ट फेज में यही सब देखने के बाद भाजपा के जो हमारे कुछ बंगाल के एसेट हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का नंबर बढ़ गया। बीजेपी पहले सोच रही थी 90-95 आ जाएगा, हम सरकार के एकदम क्लोज पहुंच जाएंगे, सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएंगे। नाउ दे आर आइंग ऑन 105 to 110 सीट। लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट है कि क्या ये 152 में ये लोग अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 3 मिथ तोड़ने जा रहा हूं जो बंगाल के संदर्भ में इन लोगों ने फैला के रखा है। और बंगाल के संदर्भ में नहीं, इन्होंने फैला तो बहुत जगह था, लेकिन वहां मिथ टूटा। इन्होंने असम में फैला के रखा था, मुसलमान जिसको वोट करेगा उसी की सरकार बने। फिर ये आया, बोला बिहार में बिना मुसलमानों के समर्थन के किसी का सरकार नहीं बना। ठीक है भैया, इस बार देख लिया इन्होंने, 205 आ गई बीजेपी की। लेकिन पहला ये तोड़ने वाला बैरियर आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश था। वहां भी ये चिल्लाते थे 19% है, 19% है, 19% है। अरे 403 में से गिन के 17 सीटों का भविष्य का तुम निर्धारण कर सकते हो, तुम्हारी इतनी डेमोग्राफी। पश्चिम बंगाल में भी 294 में हल्ला जो हो रहा था, 75, 80, 105। और इस चक्कर में बीजेपी से भी गलती हुई है, मैं मानता हूं, क्योंकि और एक गलती मुझसे भी हुई, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने भी इसका अध्ययन नहीं किया था प्रॉपर ढंग से। सर, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, ठीक है। 22 में 3 सीट तो बीजेपी हमेशा जीतने के कंडीशन में रहती है। 2 सीट जीती भी, और 1 सीट जो हारी वो 2500 के अंतर से हारी। अगर वहां काउंटिंग एजेंट वगैरह को भगाया नहीं जाता और वहां धांधली नहीं होती तो वो भी जीते ही थे, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी हिंदू वोट कर देता है। यानी आप यहाँ की 22 में से
19 सीटें मैक्सिमम मुसलमान जिता सकते। अब आते हैं मालदा रीजन और दिनाजपुर। यही 3 मुस्लिम बहुल रीजन है जिसमें लोग कहता है 50% या 50% से अधिक है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, इसके अलावा तो है नहीं कहीं। आप बीरभूम में आप लगभग 35% है, लेकिन वहां पे 3 सीटों पर ही आप अपना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मालदा में जो ये 50% कहे जाते हैं, 53% कहे जाते हैं, ये कितनी भी गुलाटी मार लेंगे तो 5 ऐसी सीटें हैं और कंप्लीट हिंदू बहुल है जहां पर ये कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण समझाता हूं। एक सीट मान लीजिए मालदा की है जिसमें 1,20,000 वोट टीएमसी को मिलता है और भाजपा को 5,000 वोट मिलता है, क्योंकि वहां पे 5 ही हजार हिंदू। ठीक। दूसरी सीट पर बीजेपी को 60,000 वोट मिलता है और टीएमसी को सारा मुसलमान वोट मिलने के बाद भी 25,000 वोट मिलता है। सरकार वहां पे सीट बीजेपी की बन जाएगी। अब टोटल गेन कीजिएगा तो 1,25,000 और एक जगह 25,000, ये होते कितने? 2 लाख में ऑलमोस्ट हो जाएंगे 1,40,000 वोट। लेकिन सीट कितनी जिता सकता है ये? क्योंकि जहां पर है कंसंट्रेटेड है। तो ऐसी 40 और 2 एज दे देता हूं, 42 सीटें हैं जहां पे टीएमसी ताल ठोक के कह सकती है कि 100%, 100% हमको वोट मिला तो हम 42 सीट जीतेंगे। इसमें एक भी फुरफुरा शरीफ नहीं, एक भी हुमायूं कबीर नहीं, एक भी ओवैसी नहीं और एक भी कांग्रेस भी नहीं। वैसे कांग्रेस लोकसभा का अगर हम मालदा रीजन और मुर्शिदाबाद रीजन का कन्वर्जन देखें तो कांग्रेस आज के समय 10 विधानसभा सीट पर जीत रही है। वो जीते ना जीतने अलग बात है, विधानसभा में अलग वोटिंग होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे। यानी पहला मिथ जो टूटने वाला है कि मुसलमान बंगाल की सरकार बनाता है, इस मिथ को बंगाल का हिंदू इसी बार ध्वस्तीभूत करने जा रहा है। सर, मैं आपके चैनल पर बहुत गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूं। हिंदू ही निर्णय लेगा, बंगाली हिंदू ही निर्णय लेगा कि किस पे किसकी सरकार बनेगी। एक और उदाहरण देता हूं, 2021 के विधानसभा से 182 हिंदू मेजॉरिटी की जो सीटें थी, जहां पे सिर्फ हिंदू डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वहां 25%, 20% वाला भी माइनस करते हैं, उनमें से पिछली बार टीएमसी 112 जीती थी। आउट ऑफ 182 कितना जीती? 112। तो बीजेपी का तो खेल हिंदुओं ने वहीं पे खत्म कर दिया। 148 का तो आंकड़ा ही उनको चाहिए। तो बीजेपी पिछली बार भी हारी क्योंकि बीजेपी को ऑलमोस्ट हिंदुओं के सिर्फ 50% वोट मिले। टोटल बंगाल का वोट का 38% यही होता है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप भी इंजीनियर आदमी है, मैं भी, बहुत सारे हमारे दर्शक भी होंगे। यही 38% बीजेपी को वोट शेयर मिला। लेकिन अगर 60% हिंदू अपनी तरफ शिफ्ट हो जाए तो बीजेपी का आंकड़ा होता 137 सीट और 70% हिंदू, 100 में 70 हिंदू अगर वोट करने लगे बीजेपी को तो बीजेपी का आंकड़ा विल बी गो बियॉन्ड 165 सीट्स। टोटल बीजेपी 42% वोट शेयर लेकर के ही सरकार बना लेगी, कंफर्टेबली बना लेगी बंगाल में। यही टीएमसी को समझ में आया है। टीएमसी समझ रही है इस बात को, पत्रकार नहीं समझ रहे। 152 सीटों पे चुनाव हो रहा है सर। मैं आपके लिए आंकड़ा रखता हूं दर्शकों के सामने, ठीक है। 152 में नॉर्थ बंगाल में हमारे हिसाब से बीजेपी 26 जीतेगी, टीएमसी 2 जीतेगी और अदर्स में 0। अब नॉर्थ में क्या है? अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, यहां है ही नहीं। ये तो स्वीप करने की स्थिति में है बीजेपी, ठीक है। अब आते हैं हम सेंट्रल में। यही सबसे ज्यादा है ना एम डोमिनेटेड एरिया, जहां पे दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद एंड पार्ट्स ऑफ बीरभूम, ठीक है। यहां बीजेपी 22 ही जीत रही है और टीएमसी ऑलमोस्ट 29 जीत रही है। अदर्स की तरफ भी हमने ऑलमोस्ट 10 का आंकड़ा इस बार शिफ्ट किया, जो परंपरागत रूप से अगर नहीं हुआ तो टीएमसी का नंबर विल बी मे बी 29 के बजाय 35 तक पहुंच जाए और अदर्स में 5 ही है।
तो 26 सीट पहले नॉर्थ में और सेंट्रल में बीजेपी की हो गई 22 सीटें। ईस्ट रीजन आ जाइए, ईस्ट में पुरुलिया है, बांकुड़ा है, वर्धमान का वो एरिया है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है और ये रिटेन कर रहे हैं। ईस्ट में बीजेपी 23 से 26 और टीएमसी 3 से 5 जा सकती है। अब आते हैं साउथ रीजन, झारग्राम और मेदिनीपुर। मेदिनीपुर को इस बार किला बना रखा है शुभेंदु ने, और दोनों पूर्वी पश्चिमी दोनों इस बार ये लोग एकदम मूड में है कि भैया एकदम स्वीप मारूंगा, एकदम खत्म कर देना है टीएमसी को। वहां कैडर पहली बार बीजेपी का बहुत स्ट्रांग हुआ है। और मेदिनीपुर के साथ दिक्कत क्या है ना सर, वो अधिकारी परिवार का पर्सनल है। वहां का मुसलमानों का एक बड़ा तबका आपको मिल जाएगा, आप तो विजिट भी किए होंगे हो सकता है, जो शुभेंदु के अगेंस्ट नहीं जाएगा। अधिकारी परिवार का कर्जदार है, वो पर्सनल हो जाता है वो थोड़ा सा। हाँ ये तो ठीक है, तो वहां चल नहीं रहा। आप देखिए सर, हैवी वेट खड़ी थी तब भी नंदीग्राम हार गई ना, मुसलमानों का ठीक ठाक जनसंख्या होने के बावजूद हार गई, उतनी घपलेबाजी के बाद भी हार गई। इस बार तो 95% मुसलमानों के ही नाम कटे हैं नंदीग्राम से अभी SIR में। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं उदाहरण की कहां कितना बदल गया है। तो यहां आंकड़ा जो है आपको हमने 24 से 28, यानी भाजपा ऑलमोस्ट 98 to 102 हमारी तरफ से ले रही है, और टीएमसी 40 से 45 और 5 से 10 का नंबर अदर्स की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो पहले फेज का 16 जिलों की लगभग 152 सीटें हैं जो पहले फेज में जा रही हैं। 77 सीट जो पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी, उसमें से 59 सीटें इसी फर्स्ट फेज वाले में से मिलके आ रही हैं। इसमें एक नंबर और भी है जो नॉर्थ बंगाल की, वो जो 57 सीटें हैं, दरअसल यही तय करती है। और वहां पर ये चाय बागान वाले करीब 18 से 20 लाख वोटर हैं। तो ये पहला फेज भाजपा के लिए एक ट्रेंड सेटर होगा और इसी से जवाब आ जाएगा कि ममता दीदी जा रही हैं। क्या आपको लगता है? क्यों? क्योंकि ये जो सीटें हैं इसमें प्रधानमंत्री भी चाय बागान पर फोकस कर चुके हैं, जमीन देने का एकदम वादा किया है, लिखित गारंटी दिया है कि सबको जमीन दे देंगे, खेतिहर को सब देंगे। अब तक इनके पास जमीन नहीं था, घर तक नहीं था, घर भी दूसरे की जमीन पे था। ये जो पहला फेज है 152, इसमें से ही महक आ जाएगी। और वो नंबर जो अभी 59 है 152 में, जो ऑलरेडी अच्छे नंबर हैं, इन नंबरों को और बढ़ना और दूसरी तरफ दूसरे एरियाज में विस्तार, और खासतौर से जरा अर्बन बंगाल का बताइएगा। खासतौर से पिछले 80-85 घंटे में वहां से तो बिल्कुल चिघाड़ मचती हुई दिखाई दे रही है वीडियोस की, अभिव्यक्ति की। ये एक नया, तब तो काम बन गया भाई। इधर 152 वाले में ठीक ठाक ही है, यहाँ से संकेत, और उसके बाद बाकी थोड़ा बहुत अर्बन में काम बन गया। सर कुछ दिन पहले हावड़ा से हमारे कॉमन दर्शक, वो प्रारब्ध के भी दर्शक हैं, अच्छा, तो मुझे फोन आया, बोला दादा आबार कोलकाता चौंका देगा। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, बहुत मुश्किल है। बोला मैं हावड़ा से बोल रहा हूँ, कोलकाता शहर और हुगली और हावड़ा में 2 सीट, एकदम ममता बनर्जी को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है वहां पे। मैं तो भवानीपुर का कह रहा हूँ अभिषेक जी, और मैंने दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, एक और नंदीग्राम। और अब मेरे पास हाँ, आप कहीं हो के आइए तो उस इलाके के कुछ आपके पास जो है फीडबैक देने वाले भी हो जाते हैं ना। अभी कल भवानीपुर खतरे में, बहुत खतरे में। सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, बहुत बैरक आप ग्रेटर कोलकाता रीजन में थोड़ा बैरकपुर के तरफ का पता करा लीजिए। तो देखिए जब कोई टेम्पो बदलता है ना, तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जब तक समझ में आता है तब तक मैं देखता हूं कि पूरा गेम बदल गया। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। एक मैच हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का। आयरलैंड के 5 विकेट गिर गए 125-26 रन पर, और 320-30 रन उनको चेज करना था। सबने टीवी बंद कर दिया कि आयरलैंड को हारना है। वहां एक केविन ओब्रायन नाम का प्लेयर आया और उसने स्लॉगिंग करनी शुरू की। इंग्लैंड को लगा कि कितना ही मार लेगा, लेकिन जब स्कोर 250 पहुंच गया और 15 ओवर बाकी रह गए, तो बोला अरे अब तो हम हारने के पोजीशन पर आ गए।
लेकिन जब तक रियलाइज हुआ और वो रन आउट हुआ गया, तब तक नीचे के कैडर में ये आ गया भरोसा कि अब तो हम लोग मैच जीत गए, अब तो हमें बस खेलना है, खड़ा रहना है पिच पे, मैच जीत गए। तो अब बीजेपी को फर्स्ट फेज के बाद सिर्फ खड़ा रहना है पिच पर। आपने स्वयं बताया, हर कोई ये आंकड़ा जानता है कि पिछली बार 59 सीट इसी रीजन से आई थी। इस बार अगर मैं कह रहा हूं चलो 95 आ रही है, 198, 92 नहीं 95 भी आ रही, तो आप ऑलमोस्ट 40 सीट तो बढ़ गई यहीं पर। यहां पर 40 सीट बढ़, ऑलमोस्ट आप 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। आपको 148 का ही मेजोरिटी चाहिए। यानी अगले फेज में टीएमसी के सामने चैलेंज है कि वो आउट ऑफ 142, 144 वो उसमें से 100 सीटें जीते। ये मैजिक टीएमसी करेगी कैसे, जब आप पहले बार में इतना पीछे हो जाते हैं? क्योंकि इस मैजिक को करने के लिए आपके कैडर को बेतहाशा रिगिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो मिथ है कि इतना मुसलमान हर जगह पर नहीं है। जब सेंटिमेंट बदलता है ना, तो जहां पे 30% मुसलमान है और 70% हिंदू है, वो सीट भी आप हारते हैं। हमने पश्चिमी यूपी में देखा है ना सर, कैराना लोकसभा में कम हाँ मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 2014 में मुरादाबाद में बीजेपी को जीतते हुए देखा, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। कुंदरकी देखा विधानसभा में, कुंदरकी देख कुंदरकी लिया विधानसभा देख लिया 1.5 लाख से। तो, और अरे इस बार तो विधानसभा में हमने रामपुर भी देख लिया, छोड़िए अब क्या बात कहा जाए। तो मैनेजमेंट का ये स्किल होता है, मैनेजमेंट में ऐसी कई चीजें। और उन 30, जहां पर 30% है वहां पर और भी मुस्लिम पार्टियां लड़ रही हैं, वहां पे कैंडिडेट होते हैं क्योंकि हैवी होता है। वहां जहां खिसके 2-3% उधर से, क्योंकि 30 का 30% मुस्लिम वोट कर भी नहीं पाएगा, इस बार कटा भी बहुत है। हाँ कटा। तो आप समझिए, टेक्निकली मात्र 58 लाख का दिखता है टीएमसी और बीजेपी के बीच अंतर वोट का, लेकिन मात्र मैं कैलकुलेट कर रहा था, मात्र 3 लाख ऐसे वोट हैं जिनको बीजेपी की तरफ सिलेक्टेड सीटों पर ऐड किया जाए तो वो 77 में और 78 सीटें ऐसी ऐड हो जाती है बीजेपी के फेवर में, जो उनको अकेले 152 के 151 के नंबर पे लेके चला जाएगा। मात्र 3 लाख। यानी टीएमसी बीजेपी से, मैं कह रहा हूं 50 लाख एक्स्ट्रा वोट ला करके भी सरकार से बाहर रहेगी। कर्नाटका मॉडल का रिपीटेशन इसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम, आप तो विद्वान आदमी है सर, फर्स्ट टाइम बीजेपी की सरकार बनी थी, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, बीजेपी को कर्नाटका में 36% वोट शेयर, लेकिन बीजेपी का सीट कितना पहुंचा था? 114। 4% वोट शेयर कम होने के बाद भी ये मैजिक क्यों? क्योंकि बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में है ही नहीं, और आप 32 सीटों पे आपका वोट नेग्लिजिबल है। तो बाकी सीटों पर कर्नाटका में जो फाइट हो रही थी कि कांग्रेस का वोट तो स्प्रेड हो गया। इसी प्रकार से टीएमसी कहीं जो मार्जिन जीत रही है वहां 1 लाख वोट से जीत रही है, और बीजेपी कोई 1000 के मार्जिन से जीत रही है। तो आप 1 लाख के मार्जिन से 5 सीट जीत लो, और बीजेपी 1000, 5000, 7000 के मार्जिन से 7 सीट जीत जाए। भारत की डेमोक्रेसी ये कहती है कि सरकार बीजेपी की बनेगी क्योंकि उसके पास 7 सीटें। बिल्कुल ठीक। यहां वोट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होता। बंगाल और असम का अदृश्य सच यही है। असम में भी 35%, बंगाल से भी ज्यादा मुसलमान है, लेकिन ये कितनी भी गुलाटी मार लेंगे तो 23%, 25 सीट पर ही अपना मैजिक दिखा सकते हैं। और आप देख लीजिए असम में इतनी सीटें कांग्रेस के आसपास आने वाली है। तो ये कैलकुलेशन समझ नहीं पा रहे हैं लोग। टीएमसी और आईपेक इस बात को समझती है, इसलिए वो पैनिक है। ये तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज और, वेस्ट बंगाल के फिर उस जो इलेक्टोरियल उनका जो डीएनए है उसका क्या होगा? क्योंकि हम लोग मान लीजिए इतनी क्लोज उसकी बात कर रहे हैं कि चलिए 100 इतनी चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन बंगाल ने कभी ऐसा किया नहीं, वो तो झाड़ के साफ किया है एक साथ। तो उसकी कंटिन्यूटी अभी भी हो सकता है, हम लोग जो है थोड़ा सा संकोच कर करके बता रहे हैं कि नहीं नहीं इतनी ही आएगी, इतनी ही आएगी। क्या कोई मतलब, क्योंकि जब भी उसने हटाया है, सुनामी लाके हटाया है किसी को भी, तो ममता की विदाई इतनी क्लोज फाइट से करके भेजेगी बंगाल?
ये ये कितना तो लगता है आपको? रवायत नहीं, ये कायम तो रहेगी कि झाड़ू कायम लगाएगी? रहेगी। नहीं, मुझे भी लगता है कि कायम रहेगी। ये होता है। देखिए क्या है ना, हम लोग यूट्यूबर लोग, हम लोग स्थापित लोग नहीं है। हम गलत होंगे ना, हमारे खुद के दर्शक हमको 500 गाली देंगे। तो हमारे एडेड है अपने ही सामाजिक परिवार के कारण, थोड़ा कॉन्शियस रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो फैक्ट बताओ जो दिख रहा है। अब रिजल्ट में परिणति की उसके कई फैक्टर्स हैं कि काउंटिंग एजेंट कितना बढ़िया रहते हैं। पिछली बार लगभग 60-65 सीटों पर बीजेपी के काउंटिंग एजेंट को 8:30 बजे मार के भगा दिया गया। वहां 10 बजे टीएमसी जीत गई। क्या कीजिएगा इसका? आपके पास कैडर ना हो तो इन सब चीजों से भी बचना है। सिर्फ वोट नहीं करना है, काउंटिंग के दिन तक आपको डटे रहना पड़ेगा। अब जो आपने कहा वो परिणति, देखिए मुझे 2014 याद आता है। सारे राजनीतिक पंडित और विद्वान कह रहे थे एनडीए किसी तरह 250 आ जाएगा, बीजेपी नहीं एनडीए। और सारे ओपिनियन पोल आप उठा लीजिए, उसने किसी ने एनडीए को 272, 3 चैनल ने एनडीए को 272, किसी ने 280 दी थी, किसी ने एनडीए को 300 भी नहीं दिया था। और भाजपा को तो मेजोरिटी किसी ने नहीं दी थी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 72 सीट छोड़िए, किसी ने बीजेपी को यूपी में 50 नहीं दिया था। लेकिन रिजल्ट आया तो क्या हुआ? क्योंकि जनता, आप जो सुन के आए ना, कैडर नहीं है। तो बीजेपी के पास भी 2014 के पहले अगर आए हैं ना, 2013 में देश भर में उतना कैडर नहीं था। ये कैडर अब बना है जीतने के बाद, वरना उस समय तो बीजेपी के कैडर में वही 20 लोग थे परंपरागत, हम जैसे लोग जो समर्थक होते थे। लेकिन जनता बोल रही थी अब की बार मोदी सरकार। बंगाल में जनता बोल रही है कि अब की बार मोदी सरकार। कैडर खुद डिसबिलीफ में है, बोला आ जाएंगे सरकार में, ऐसा लग तो रहा है इस बार। लेकिन टीएमसी वाले सेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो आदमी बोल रहा है जिसे टीएमसी वाले सोच नहीं सकते थे। वो उनका कोर है, उनका समर्थक है, उनके क्लब में कल्चर का हिस्सा में रहने वाला, उनके साथ उठने बैठने वाला अभी आदमी बोला है नहीं, इस बार तुम लोग का जाना ही ठीक है। ये बंगाल जब बदलेगा ना, और अगर मैं गलत नहीं हूं और एसआईआर के बाद अगर आंकड़े 2011 के आसपास के सेंसस को टच करा दिया है, who knows, बीजेपी में भी बिन बिग एंड वेरी बिग। यस, क्योंकि ये तो एक रहा है, वोटिंग पैटर्न रहा है, उसने कभी किसी को बहुत हल्के में नहीं निपटाया है, एकदम मतलब समाप्त करके निपटाया है। तो जो मोमेंटम एक बना हुआ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फेज 152 सीटें, और ये 152 सीटें उन्हीं इलाकों से आती हैं जहां बीजेपी ने सबसे शानदार अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जो एक संख्या है कि अगर शतक लग जाए या शतक के आसपास लग जाए तो सारा चुनाव का मामला ही बदल जाता है और एक तरह से तस्वीर सामने आ जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यही वो फेज है जिससे वो तय हो जाएगा फेजिंग पोलिंग के बाद। अभिषेक जी, बड़ी डिटेल बातचीत, और इस समय तो बंगाल में टुकड़े टुकड़े में बातचीत हो रही है, नए फीडबैक्स, और जो सोशल मीडिया पे इस बार मैं देख रहा हूँ परिवर्तन वेस्ट बंगाल को बोलते हुए, वो जमीन पर जाके जो चौंके थे उससे ज्यादा अब चौंके। अच्छा, एक तो उधर इलाकों से आप आइए तो एल्गोरिदम ऐसा है कि खूब सारे कंटेंट आपके पास आएंगे, खूब सारे वीडियोज आएंगे, तो वो लगातार एक हो रहा है। और मैं तो एक बात बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ कि बीजेपी बंगाल में जो है वो जनता से करीब 200-300 मीटर पीछे है। जनता आगे आगे भाग रही है और बीजेपी उस पे जो है वो कदम ताल मिलाने की कोशिश कर रही है। तो ये चुनाव जनता के लड़ने जैसा है, चाहे वो प्रवासी बंगाली हों, आप उनके वीडियोस देख लीजिए, वहां के लोग हों, नवयुवक हों, व्यंग करने वाले हों। एक तो भाई बंगाली मेधा को प्रणाम, वो जो छोटे छोटे मीम्स भी आप देखिए वीडियोस के, लड़के छोटे छोटे बना रहे हैं, लेकिन क्या गजब बना रहे हैं, हाँ, एक से एक। तो ये सारी चीजें जरूर है। 152 सीटें तय कर देंगी कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई 4 तारीख को तय है। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, द अभिषेक तिवारी शो, प्रारब्ध, इन दोनों को लगातार स्नेह देते रहिए। तो बंगाल पर ये लगभग पहले फेज का एक नंबर खोल देने वाला वीडियो, जिस पर अभिषेक जी कह रहे हैं 95 शतक के बेहद नजदीक। इसी के साथ ये चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और अभिषेक जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।